स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं पॉलिसी वॉच और आज हम बात कर रहे हैं वेटलैंड्स की। वेटलैंड्स क्यों? क्योंकि आज 2 फरवरी है, हम मना रहे हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे एंड दैट इज व्हाई इट कोइंसाइड्स विद आवर प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। यूनियन बजट में भी वेटलैंड्स के बारे में जिक्र किया गया है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम वहां पर जिक्र की गई है। So let us begin with it. What is the new scheme that has been discussed? The new scheme that has been discussed is called Amrit Dharohar. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने वेटलैंड्स को हमारे अमृत धरोहर कह के शब्द का संबोधन किया है। द वर्ड अमृत हैज बीन यूज्ड अगेन एंड अगेन। बजट में या बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज में अमृत के बारे में बड़ा जिक्र किया गया है। अमृत काल या अमृत वर्ष जो है, हम 75वें साल के बाद एंटर करते हैं। इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन 75 ईयर्स एंड दैट इज व्हाई आप अब आने वाले बजट्स में इस शब्द का जिक्र बार बार देखते हैं। इसी के कोरोलरी में वी हैव अ न्यू स्कीम फॉर वेटलैंड्स एंड दैट इज कॉल्ड एज अमृत धरोहर, कि ये हमारी धरोहर है जो अमृत काल में हमारा हेल्प करेगी। नाउ आइडिया क्या है इस स्कीम का? इज in order for protecting vital wetlands which will sustain aquatic biodiversity, schemes aim to achieve sustainable ecosystem with the help of local communities. एक जो काफी चीज इंपॉर्टेंट इसमें जोड़ी गई है कि वेटलैंड्स को अकेला ना देखा जाए, उनको एक सीवियरली प्रोटेक्टेड एसेट के तरह ना देखा जाए, बल्कि एक ऐसे इकोलॉजिकल एसेट की तरह देखा जाए, कि ऐसे इकोलॉजिकल धरोहर की तरह देखा जाए जो लोकल कम्युनिटीज को भी हेल्प करेगी। राइट? वे एक इंपॉर्टेंट ग्रुप में फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रीन ग्रोथ और वन ऑफ द 7 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट। ग्रीन ग्रोथ एक प्रायोरिटी है बजट का, 7 बाकी प्रायोरिटी है, उनमें से एक ग्रीन ग्रोथ प्रायोरिटी है और उसी के तहत अमृत धरोहर की नई स्कीम आई हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने भी लाइफ का विजन दिया था, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, और ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट आप जोड़ के देख सकते हैं विथ द प्रोपोगेशन ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया, के इंडिया में वेटलैंड्स को इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। बहरहाल we'll also talk about that, but we should first talk about why 2 February is celebrated as the World's Wetlands Day. इस 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे क्यों मनाते हैं? देखिए, UNEP के तहत, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन साइन किया गया था। कौन सा कन्वेंशन? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। सो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स के तहत आता है और ये रामसार में साइट किया गया था, साइंड किया गया था। रामसार आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द साइट्स इन ईरान, ये ईरान में है, जो कैस्पियन सी से सटा हुआ है। Now, Caspian Sea is also a seriously impaired landlocked sea. ये एक ऐसा सी है जो लैंडलॉक्ड है। कैस्पियन सी के कंट्रीज को आप याद करते हैं, इनफैक्ट कितने बार प्रीलिम्स में यूपीएससी ने इस बात पर चर्चा की है या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। रामसार भी उन सी से सटे हुए एक कंट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो उस समय इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन झेल रहा था, जहां पर बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे थे। नाउ इनफैक्ट माफ करिएगा, इनफैक्ट इस कन्वेंशन के पहले भारत में इकोलॉजी और एनवायरमेंट से रिलेटेड ज्यादा एक्ट्स थी ही नहीं। इनफैक्ट इससे पहले हमारे पास सिर्फ 5 डेजिग्नेटेड, ओनली 5 डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क्स हुआ करते थे। राइट? इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी पास किया, जिसके तहत वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा और फौना दोनों, यानी कि एनिमल लाइफ एज वेल एज प्लांट लाइफ, दोनों को प्रोटेक्शन देने के लिए शेड्यूल्स बनाई गई। शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 6 तक आप देखते हैं, और उसी के तहत उन्हें वेरियस डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन मिला रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम शेड्यूल 1 विच इज द हाईएस्ट प्रोटेक्टेड टू शेड्यूल 6 and 7। नाउ ये सारी चीजें रामसार के वेटलैंड कंजर्वेशन एग्रीमेंट के साथ शुरू हो रही थी। पूरे विश्व में, ना ही केवल भारत में, एक एनवायरमेंट के प्रति पॉलिटिकल जागरूकता आ रही थी। इसके बाद क्या होता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू सी। सो वेटलैंड्स, इससे पहले कि हम चर्चा करेंगे वेटलैंड्स के बारे में, या वेटलैंड्स इंडिया में क्या रोल अदा करते हैं, या इंडिया में वेटलैंड्स के क्या इंपॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशंस है, वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमारे व्यूअर्स
होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस चीज को देखें। व्हाट आर वेटलैंड्स? देखिए, वेटलैंड्स पर्टिकुलरली अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे तो रामसार कन्वेंशन के डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है दैट द एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, विच इज परमानेंट। ठीक है, यानी कि वो एरिया जो वेटलैंड हो जहां पर पानी परमानेंटली इकट्ठा रहे, और ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग इनके नाम हैं। जैसे मार्श, जहां पर ज्यादातर मड के साथ वाटर आपको देखने को मिलता है, या ये एक ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन सी एंड लगून एंड द लैंड्स। या फेन या पीटलैंड, पीटलैंड जहां पर ज्यादातर एनारोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। You will also find that the Sundarbans is an excellent example of marshy and wetlands. So हमारे इंडिया में as well as बांग्लादेश में सुंदरबंस इसके वैलिड एग्जाम्पल हैं। वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल तरीके से भी जहां पर वाटर जमा होते हैं वो भी, या आर्टिफिशियली भी क्रिएट किए गए, मान लीजिए कोई लेक हो या बड़ा कोई मान लीजिए एक्वाकल्चर के लिए तैयार किया गया लेक हो। आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। बट अगर हम जियोलॉजिकली इस चीज को डिफाइन करें, यानी कि ज्योग्राफी के हिसाब से अगर इस चीज को हम डिफाइन करें, तो एक्चुअली वेटलैंड्स जो हैं वो जोन ऑफ सैचुरेशंस, ऊपर आने के जोन ऑफ सैचुरेशंस वाले एरिया होते हैं। नाउ व्हाट आर जोन ऑफ सैचुरेशंस? मैं अगर आसान भाषा में बताऊं, अगर मान लीजिए ये लैंड है, दिस इज अ लैंड सीलिंग, अगर ये लैंड है, सो लैंड के नीचे वी ऑल नो दैट देयर विल बी व्हाट यू कॉल एज ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। ग्राउंड वाटर आपको काफी लैंड में काफी डेप्थ के बाद आपको, आफ्टर सीरीज ऑफ रेगोलिथ लेयर्स, रेगोलिथ के बहुत सारे लेयर्स आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको कुछ वाटर मिलेंगे। वाटर के ड्रॉपलेट्स पहले कम मिलेंगे, विच इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एरिएशन। बट एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर बहुत सारा पानी आपको मिलेगा विदाउट एयर ड्रॉपलेट्स, दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ सैचुरेशन। यानी कि इस ग्रेडियंट या इस प्रोफाइल को समझिए कि पहले आपको पत्थर के लेयर, रेगुलिथ लेयर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए बी सी डी लेयर्स मिलेंगे आपको। उसके नीचे कुछ ऐसे लेयर्स मिलेंगे जहां पर वाटर और एयर मॉलिक्यूल्स दोनों प्रेजेंट होंगे, जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ एरिएशन। लेकिन उसके अगर नीचे आप जाएंगे और जहां पर पानी मिलने की संभावना होगी, वहां पे आपको मिलेगा जोन ऑफ सैचुरेशन। वेटलैंड्स एक्चुअली ऐसे एरिया होते हैं जहां पे ये जोन ऑफ सैचुरेशन ऑटोमेटिकली ऊपर आ चुके होते हैं। दैट मीन्स दे कम अबव द लैंड, दे टेक द रेगुलिथ लेयर, दे टेक द जोन ऑफ एरिएशन, और वो ऊपर आते हैं। ऊपर आते ही नहीं है, बल्कि एक सर्टन लेयर को वो इनंडेट कर देते हैं लैंड से कुछ फीट या कुछ मीटर्स की ऊंचाई तक, वो पूरे एरिया को इनंडेट कर देंगे। ये ज्यादातर ग्राउंड से रिलेटेड होता है फिनोमेना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेचुरल फिनोमेना। इसके अलावा भी वेटलैंड्स आपको दूसरी जगह पर देखने को मिलेंगे, जहां पर रिवर्स फ्लो कर रही हैं, या जहां पर लेगून्स हैं, या जहां पर रिवर्स के वजह से एक जमाने में रिवर था, अब रिवर नहीं है, और वहां पे लेक्स बने हुए हैं, रिवर एल्बो लेक्स बने हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल दीज आर ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स, जो ज्योग्राफिकली अगर हम वेटलैंड्स को डिफाइन करें तो ये सारी चीज आप ज्योग्राफी में जरूर पढ़ते हैं। वी आर जस्ट रिपीटिंग इट। व्हाट आर वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स, जो भारत सरकार ने 2017 में रीडिफाइन किया था। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट टेल्स यू हाउ टू आइडेंटिफाई, रेस्टोर एंड मैनेज। यानी कि आइडेंटिफिकेशन कौन करता है वेटलैंड्स की, भारत में कितने वेटलैंड्स हैं और कितने वेटलैंड्स रामसार साइट में डेडिकेटेड हैं या लिस्टेड हैं। हो सकता है भारत में बहुत सारे वेटलैंड्स हों और सारे के सारे रामसार कन्वेंशन में या वेटलैंड कन्वेंशन में लिस्टेड नहीं होते हैं। इस बात पे कंफ्यूजन विद्यार्थियों को या स्टूडेंट्स को नहीं रखना चाहिए। नाउ आइडेंटिफिकेशन इज डन मोस्टली बाय स्टेट अथॉरिटीज एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट अथॉरिटीज वेटलैंड्स की लिस्ट बनाते हैं और वो लिस्ट केंद्र सरकार को या भारत सरकार को पेश करते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार नेशनल वेटलैंड एटलस भी प्रिपेयर करती है, विच इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अंडर द नेशनल वेटलैंड्स इन्वेंटरी एंड असेसमेंट प्रोजेक्ट। आप इसकी लिंक हमने प्रोवाइड की है, आप इस लिंक को भी देख सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली फॉलो द नेशनल वेटलैंड एटलस।
इसके अलावा रिमोट सेंसिंग सेंटर, हमारी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो भुवन पोर्टल पे अपलोडेड है, वो भी लिस्ट कंपेयर करती है और जीआईएस टैग करती है हमारे वेटलैंड्स को। लेकिन वेटलैंड्स पॉलिसी में और रूल्स में दो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है जो बजट में भी डिस्कस हुआ है, और वही दो पॉलिसीज हम आज के मेन चैप्टर्स के रूप में डिस्कवर करेंगे। बट लेट अस सी व्हाट वेटलैंड्स कवर, राइट? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, सो दिस इज अ वेरी इजी थिंग टू सी। देखिए वेटलैंड्स क्या कवर करते हैं और क्या नहीं कवर करते हैं, ये यहां पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू दे कवर? वेटलैंड विच इज डेजिग्नेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स अंडर रामसार कन्वेंशन। सो रामसार कन्वेंशन में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी एक पर्टिकुलर जगह को नोटिफाई कर दिया तो उसे आप वेटलैंड करार देंगे। अब वो जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है कि कौन सी जगह को वो नोटिफाई करते हैं। साथ ही साथ वेटलैंड्स आल्सो नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। सो ये चीज हमने पहले बताई है आपको कि स्टेट गवर्नमेंट ही एक्चुअली पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद में वो लिस्ट जाती है सेंटर को। All wetlands, irrespective of their location, size, ownership, biodiversity और ecosystem values can be notified under the wetland rules. So अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसको भी आप वेटलैंड की तरह नोटिफाई कर सकते हैं? Yes, it can be done irrespective of ownership it is being written. Except की लिस्ट बड़ी है। Except which? रिवर चैनल्स, पैडी फील्ड्स जहां पर खेती हो रही है, रिवर चैनल्स चल रहे हैं उसे आप वेटलैंड्स डिक्लेयर नहीं कर सकते। ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज स्पेशली फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, कि अगर एक कुआं है या कोई लगून है जिसको सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जा रहा है, एक गांव के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसको आप नहीं कर सकते। ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज फॉर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड एक्वाकल्चर पर्पसेस, अगर आप प्रॉन्स की खेती कर रहे हैं या फिशरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्वाकल्चर, राइट, सेरिकल्चर, आप इन सभी चीजों के लिए वेटलैंड्स उस एरिया को डिक्लेयर नहीं कर सकते। ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन एंड पर्पसेस, कोस्टल एरियाज में बहुत सारे सॉल्ट पैन्स आपको देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सारे एरियाज के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर जहां पर सॉल्ट पैन्स हैं, जहां पर नमक की खेती होती है, वो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। Of course, human-made water bodies specially constructed for recreational purposes. अगर नौका विहार है, मान लीजिए इंडिया गेट के पास नया बना हुआ सेंट्रल विस्टा में आप नौका विहार कर रहे हैं, और क्या वो वेटलैंड है? नहीं, वो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए है, तो वहां पर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज स्पेशली फॉर कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन पर्पसेस, अगर कैनाल्स हैं, सतलुज कैनाल है, गंगा कैनाल है, राइट, इन सारे एरियाज को भी आप वेटलैंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। So this is a very good trick for us to remember for prelims. तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं और prelims के important चीज़ों से जोड़ सकते हैं। But what is more important is to see the wise use policy. Wetland rules में wise use policy के बारे में डिस्कस किया गया है, और वही चीज़, इनफैक्ट दो चीज़ डिस्कस की गई हैं, इकोलॉजिकल कैरेक्टर एज वेल एज वाइज यूज। We will see the wise use first. Management of notified wetlands is recommended to be based on wise use approach. यानी कि उसका अच्छे से या wise use approach किया जा सकता है जो भी wetland डिक्लेयर किया गया है। अभी हमने देखा कि ह्यूमन मेड चीजें या ह्यूमंस के लिए या हमारे लिए रिक्रिएशनल पर्पस के लिए हो, इरिगेशन के लिए हो, खेती के लिए हो, वो चीज हम यूज नहीं कर सकते हैं एज अ वेटलैंड। लेकिन यहां पे पेच दूसरी है, यहां पे समझ दूसरी है। यहां पे बात इसकी हो रही है कि जो वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया है उसे आप अपने पर्पस के लिए कैसे यूज करेंगे, उसे आप अपने वाइज यूज के लिए कैसे यूज करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर यूज ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम। ये कह रहा है कि उस वेटलैंड को जो नोटिफाई हो चुका है उसे भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबली। Restricting wetland loss and degradation requires incorporation of linkages between people and wetlands. लोगों और वेटलैंड्स के बीच में समन्वय होना चाहिए, और इसीलिए एक डायग्राम जो है खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने वेटलैंड रूल्स के तहत दिखाती है। एंड लेट अस सी दैट डायग्राम। अगर मान लीजिए इस हिसाब से एक जो आप ज्यादा वॉयलेट एरिया में देख रहे हैं, दैट दिस एरिया डेजिग्नेटेड एज WPA प्रोटेक्टेड एरिया, कि मान लीजिए एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क हम WPA से प्रोटेक्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो मान लीजिए एक नेशनल पार्क है, ये बीच में वेटलैंड है जो ब्लू में आप देख रहे हैं, और वेटलैंड ऑल्सो कट करता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट
द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया को। तो मान लीजिए यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है और एक ऐसा वेटलैंड है जो इन तीनों का मतलब यहाँ पर CRZ भी है, यानी कि यहाँ पर शोर भी है, ठीक है, यहाँ पे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स भी हैं, ये एक तटीय इलाका है। और ऐसे एरिया को अगर वेटलैंड घेरता है तो इसकी यूज कैसे की जाए, इसका वाइज यूज कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता होगा पुलिकट के बारे में। Now, पुलिकट लेक इज ऑल्सो टेकन एज एन एग्जाम्पल फ्रॉम दिस वेरी साइट। इनफैक्ट आप अपने मेंस के पेपर में भी ऐसे साइट्स बनाकर या ऐसे डायग्राम्स बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे फिशरमैन है, तो फिशरमैन को जाना शायद नेशनल पार्क में मना होगा, फिशरमैन को जाना फॉरेस्ट एरिया में शायद मना होगा क्योंकि वो डेजिग्नेटेड है। हालांकि फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल्स जरूर जाते हैं अपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करने, लेकिन वो यहाँ पे नहीं जा सकते, राइट। तो ऐसे में ये वेटलैंड कैसे यूज हो, अगर मान लीजिए वो एक्वाकल्चर के लिए यूज करते हैं, फिशरीज के लिए यूज करते हैं, फिश कैच करने के लिए, या मान लीजिए मोलस्क्स के लिए, या और किसी हार्वेस्ट के लिए, पर्ल हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे में ये इसका वाइस यूज होगा। ऐसे यूज किया जाना चाहिए कि इसकी क्षति ना पहुंचे, इसे क्षति ना पहुंचे, यहाँ पर फ्लोरा और फौना एकदम से खत्म ना हो जाए, सस्टेनेबल यूज हो, इसे हम कहते हैं वाइस यूज। तो ऐसा नहीं है कि वेटलैंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, बशर्ते वो एक्टिविटी सस्टेनेबल हो, वाइज यूज के तहत हो। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेटलैंड्स के हिसाब से कहती है, एंड दैट इज द कमिंग अप ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स इज सीन इन वेटलैंड, कि वेटलैंड का इकोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, वेटलैंड है कैसा, ये भी चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने रूल्स में बताती है। फॉर एग्जाम्पल, इकोलॉजिकल कैरेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोसिस्टम components, processes and services that typify the wetland at a given point of time। कि वेटलैंड कौन सी सर्विसेज दे रही है, वो कौन से क्षेत्र में मौजूद है, और उसका इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव है। ये तीनों चीजें वेटलैंड के इकोलॉजिकल कैरेक्टर को स्थापित करती है। सो इकोसिस्टम कंपोनेंट्स आर बायोटिक एज वेल एज नॉन बायोटिक। ऑफ कोर्स एक वेटलैंड होगा तो वहां पे बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों होंगे। इसमें आपको क्या देखना है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है, लैंडस्केप, कैचमेंट, रिवर बेसिन, क्लाइमेट कैसा है उस वेटलैंड के आसपास, कोस्टल एरिया है तो ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, या लैंडलॉक्ड एरिया है लाइक रेणुका डैम्स हो या पंजाब के हरीके डैम्स हो तो वहां पर कैसा होगा, शायद हाई प्रेशर होगा, विंडी एरिया होगा। फिजिकल सेटिंग्स कैसे हैं, एरियाज, बाउंड्री, टोपोग्राफी कैसा है, क्या वो रनिंग वाटर से क्रिएट किया वेटलैंड है, या जमीन से आया हुआ पानी का वेटलैंड है, या ऐसा वेटलैंड है जो सिर्फ फ्लड के टाइम पे आता है और ज्यादातर फिर वापस चला जाता है, लाइक ब्रह्मपुत्रा रिवर प्लेन्स, राइट। वाटर रिजीम कैसा है, इनफ्लो, आउटफ्लो, बैलेंस, सरफेस ग्राउंड वाटर इंटरेक्शन वो कैसा है, क्या वो इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज को प्रोवाइड करता है या एक प्रकार से वो बर्ड्स के लिए जरूरी है, राइट। इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही लेवल पे होता है। और साथ ही साथ वेटलैंड का सॉइल कैसा है, टेक्सचर कैसा है, बायोटा कैसा है। नाउ दिस ऑल इज गिविंग द शेप, यानी कि एक व्यक्ति कैसा है, वो उसकी नाक, आंख, कान, हाथ, मुंह और वो क्या काम करता है, उसी प्रकार से एक वेटलैंड कैसा है, ये कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करता है। दिस इज व्हाट यू कॉल एज इकोलॉजिकल कैरेक्टर, राइट। सो ये दोनों चीज इस स्कीम में सबसे इंपॉर्टेंट महत्व की थी, इसीलिए वी थॉट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज ऑन वेटलैंड्स डे। नाउ द ओनली थिंग विच इज रिमेनिंग इस टॉपिक में जो अभी सिर्फ बचा हुआ है वो है वेटलैंड्स की लिस्ट देखना। बट बिफोर आप लिस्ट देखें, हम चाहते हैं कि हम आपका नाम लिस्ट में देखें। देखिए 2023 का प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन हैव जस्ट कम अ डे बिफोर। 1 फरवरी को बजट भी आया था और 1 फरवरी को यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन भी निकाला था। और सबसे खुशखबरी की बात यह है दैट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज द हाईएस्ट एवर वैकेंसी दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज रूल्ड आउट। 1105 वैकेंसीज हाईएस्ट एवर हैं जब से मोदी सरकार आई थी। इससे ज्यादा सुनहरा मौका हमें नहीं लगता कि हमें देखने को मिलेगा। आप कमर बांध लीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड दैट 2023 प्रीलिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वी थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ज्यादा समय नहीं है, मई की बात है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव लॉन्च्ड व्हाट यू कॉल एज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। 90 दिनों में आपको करंट अफेयर, स्टैटिक के साथ साथ टेस्ट्स, यानी कि मान लीजिए आपने 90 दिन में
कोर्स खत्म किया, उसके बाद 15 दिन तक टेस्ट दे रहे हैं, 20 दिन तक टेस्ट दे रहे हैं, समय किसके पास है, राइट? सो मान लीजिए जिस दिन क्लास होगा उसी दिन टेस्ट भी होगा, सो दैट बाय द टाइम यू आर फिनिश्ड विथ योर क्लास प्रिपरेशन यू आर ऑल्सो फिनिश्ड विथ योर टेस्ट्स. Not only that, you will be given current affair notes. अगर 1 साल से पुराने तक का current affair notes आपको दिए जाएंगे, if that is what your main inhibition is, कि अब मैं कैसे करूं, पिछले साल का current affair तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? आप कर सकते हैं, नॉट टू वरी अबाउट इट. रेस है ना, तो रेस के लिए अभी से दौड़ना शुरू करिए. 3-3.5 घंटे की क्लास रोजाना विथ अ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन क्लियरिंग प्रीलिम्स. सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए हमारी डेडिकेटेड SIP क्लास है, बशर्ते यू यूज द कोड ASHLIVE. आप कोड ASHLIVE यूज करें, यूज द कूपन कोड. अगर आप ये कोड नहीं यूज करेंगे यू विल नॉट गेट द डिस्काउंट, सो प्लीज यूज इट वाइजली. ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट we want to give you a comprehensive approach. अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है सर हम 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेज है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फाउंडेशनल कोर्सेज 2024 प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज. इसके लिए पूरे साल भर क्लासेस चलेंगी. ऑफ कोर्स द एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन 10th of February. So before the admissions close, again use the code, the same code which is there. You can use the code here also, that is ASHLIVE. Avail it and understand कि इसमें आपको मेंस और इंटरव्यू दोनों स्टेजेस के लिए प्रिपेयर किया जाएगा. आंसर राइटिंग, आंसर स्किल्स, सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसको रिटेन करना, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बीच में एक स्ट्रैटेजी का डिफरेंस होता है. दोनों की स्ट्रैटेजी बहुत अलग अलग है, राइट? उस स्ट्रैटेजी को बताना, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाना. लेक्चर्स काफी कॉम्प्रिहेंसिव, डीप, एनालिटिकल होंगे बिकॉज आपको मेंस के लिए भी तैयार करते हैं. एंड ऑफ कोर्स वी विल ऑल्सो हैंड होल्ड यू विथ मेंटर्स. तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टीचर से इंटरैक्ट कर रहे हैं, टीचर्स तो आपसे इंटरैक्ट करेंगे ही, बट पर्सनली मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू आपसे जुड़ा रहूंगा. बट साथ ही साथ यू विल ऑल्सो बी गिवन मेंटरशिप्स सो दैट आपकी तैयारी पूरी मुकम्मल तरीके से की जाए. हम तैयार हैं, हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपको किस बात की देरी है, राइट? सो सी योरसेल्फ ऑन द लिस्ट. आपका नाम लिस्ट में आना चाहिए, ये हमारी मंशा है. अगर आप तैयार हैं तो प्लीज एनरोल, सी इट फॉर योरसेल्फ. नाउ इसी लिस्ट के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं विद द रामसार साइट लिस्ट. नाउ रामसार साइट लिस्ट इंडिया में अब 75 के आसपास हो चुके हैं, राइट? वेरी रिसेंटली वी हैव आल्सो इंक्लूडेड सम न्यू रामसार साइट लिस्ट. आप ये कहेंगे कि सर हमें सारा याद करना है क्या? ऐसा नहीं है. ट्राई टू डिवाइड इट अमॉन्ग द स्टेट्स. ठीक है, कि स्टेट्स के हिसाब से आप डिवाइड करिए, और जो सबसे रीसेंट एडिशंस हुए हैं अभी फिलहाल, वो रीसेंट एडिशंस आप ज्यादा याद करेंगे या देखेंगे, या क्यों इंपॉर्टेंट है. बल्कि इंपॉर्टेंट एडिशंस जो हैं रामसार साइट्स में, वो सबसे पहले के थे, सबसे स्टार्टिंग के थे. फॉर एग्जाम्पल कोलेरू, दीपोर बेल, कबरताल वेटलैंड्स एक्सेट्रा. हालांकि कबरताल अभी रिसेंटली ही ऐड हुआ है. सो ऑल ऑफ दीज वेटलैंड्स यू कैन सॉर्ट इट आउट बाय स्टेट्स. आप स्टेट्स के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं. याद करने की कोशिश उतनी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है. वेटलैंड्स पर्टिकुलरली कौन सा वेटलैंड कहाँ है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, बट रीसेंट वेटलैंड्स पे ज़रूर आ सकता है. कम से कम आप रीसेंट इसी साल डिक्लेयर किए गए या पिछले साल डिक्लेयर किए वेटलैंड्स की लिस्ट को ज़रूर याद करें या मैप में चिन्हित करें. नाउ दिस वॉज पॉलिसी वॉच फॉर यू. आई होप यू लाइक्ड इट. हम मेन स्पेसिफिक कंटेंट भी बनाने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक्स. आपको और कोई टॉपिक्स डिस्कशन करनी है इस सीरीज में, सो यू कैन डेफिनेटली राइट टू अस. आई विल ऑल्सो गिव माई इंस्टाग्राम हैंडल्स विथ यू वेर आई विल शेयर द स्लाइड्स, okay, in the comment below, and that is where you can connect with me also. Thank you for watching. My name is Ashish. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.